हयाओ मियाज़ाकी, इसाओ ताकाहाता, योशियुकी तोमिनो, अगर ये लोग तुम्हारी इंस्पिरेशन है और इसी के साथ साथ तुम ऐसी एनिमे मूवीज क्रिएट कर सकते हो जो कि ऑडियंस के लिए रियलिटी को ब्लर कर दे विद द हेल्प ऑफ योर इमेजिनेशन और विजुअल इमेजरी, देन यू आर नन अदर देन सातोशी कोन, एन एनिमे डायरेक्टर हु वाज अहेड ऑफ हिज टाइम। तो उनकी मूवीज के बारे में बात करने से पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सातोशी कोन एंटर करते कोदांशा मांगा कॉम्पिटिशन के अंदर और उधर वो न्यू कमर अवार्ड जीतते हैं और उसी सेरेमनी के अंदर वो अकीरा के क्रिएटर से मिलते हैं जिन्होंने उनके काम को शायद सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करा था। और उसके बाद सातोशी कोन अकीरा मूवी में भी एज एन असिस्टेंट काम करते हैं और उसके बाद वो रोजिन जी, एटलाबॉट 2, मेमोरीज जैसी मूवीज में भी काम करते हैं। इंडिया बिफोर डेब्यू उन्होंने अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर लिया था, जिस वजह से वो डेब्यू करते हैं तो उनकी फर्स्ट मूवी ही क्लासिक मूवी निकल के आती है जहाँ पर ही शोड हिज आइडेंटिटी एंड ऑब्सेशन। 1997 सातोशी कोन एक क्लासिक एनिमे मूवी के साथ आते हैं जिसका नाम था परफेक्ट ब्लू। स्टोरी फॉलो करती है मीमा को, जो कि एक पॉप आइडल थी जिसने अपने म्यूजिक ग्रुप को छोड़ दिया था टू परस्यू एक्टिंग, बट इस सिंपल से डिसीजन ने उसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया बिकॉज हर फैंस रिजेक्ट द चेंज, हर फैंस रिजेक्टेड हर। और उसके बाद मीमा अपने खुद के वर्जन को आसपास देखने लग गई थी, उसका वही आइडल पर्सोना, उसका वो वर्जन जो कि सोसाइटी प्रेफर करती थी। स्टोरी में आगे शी बिगिंस लूजिंग हर सेंस ऑफ सेल्फ, जिस वजह से कोई सिंपल थ्रिलर स्टोरी नहीं थी। ये एनिमे एक्सप्लोर करती है आइडल कल्चर, फैन ओनरशिप और पब्लिक इमेज वर्सेस प्राइवेट सेल्फ जैसी चीजों को। दैट्स व्हाई ये मूवी आज के टाइम पर तो और भी ज्यादा सेंस बनाती है। इस मूवी को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कंस्ट्रक्ट करा गया है। इसकी एंडिंग को इस तरीके से क्रिएट करा गया है ऑडियंस खुद के ही अपने कंक्लूजन्स क्रिएट कर सके, और ये सब इंटेंशनली करा गया था। दैट्स व्हाई दिस मूवी वाज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मूवी के बारे में, जो कि है मिलेनियम एक्ट्रेस। अब स्टोरी फॉलो करती है चियोको फुजिवारा को, रिटायर्ड फिल्म स्टार, जो कि अपनी लाइफ के बारे में बता रही है, बट उसकी मेमोरी बहुत ज्यादा उलझी हुई है क्योंकि उसने बहुत सारे रोल्स के अंदर एक्ट करा है। एंड लिटरली दिस मूवी फील्स लाइक अ लव लेटर टू द गोल्डन एरा ऑफ जापानीज सिनेमा। और इस टाइप की मूवीज में सबसे बड़ा टास्क होता है स्टोरी को कनेक्ट करना, बट इन दिस मूवी जिस तरीके से डिफरेंट टाइम एंड स्पेस को कनेक्ट करा जाता है वो बहुत ज्यादा एफर्टलेस फील होता है। एंड उन सीन्स में तुम इंटेंसिटी, ड्रामा एंड इमोशंस को इजीली फील कर सकते हो। दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि इस मूवी को जितना प्रेज मिलता है उससे कई ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट टोक्यो गॉडफादर्स। अब नो डाउट ये सातोशी कोन की मोस्ट ग्राउंडेड स्टोरी है जिसका ऑब्जेक्टिव था मेन स्ट्रीम ऑडियंस को भी टारगेट करने का, जिस वजह से इस मूवी में बहुत सारी चीजों को ट्राई करा जाता है। अब वैसे तो स्टोरी 3 लोगों को फॉलो करती है जो कि अपने पास्ट से भाग रहे हैं एंड ऑन क्रिसमस ईव वो एक अबैंडन्ड बेबी को डिस्कवर करते हैं एंड या नाउ दे आर ट्राइंग टू फाइंड द पेरेंट्स ऑफ द बेबी। बहुत ज्यादा सिंपल स्टोरी लगती है, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड स्टोरी लगती है और इसका ऑब्जेक्टिव मेन स्ट्रीम ऑडियंस को कैप्चर करने का था। तो इस मूवी में कॉमेडी को भी अच्छे खासे अमाउंट में इंक्लूड करा गया है। बट कम ऑन, ये सातोशी कोन की मूवी है तो इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी तो हो ही नहीं सकती, जिस वजह से इस स्टोरी में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर करा जाता है। जैसे कि हाना के कैरेक्टर को जिस तरीके से उसके कैरेक्टर को बिल्ड करा गया है और उसके अराउंड इमोशंस को क्रिएट करा गया है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। और जो टोक्यो हमें एनिमे में दिखाया जाता है इस मूवी में वो टोक्यो हमें नहीं दिखाया जाता है। हमें अनयूजुअल साइड ऑफ टोक्यो दिखाई गई है इस मूवी में जिसको इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करा जाता है। तो या अगर तुमने इस मूवी को नहीं देखा है तुम जाके चेक कर सकते हो। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरानोया एजेंट। वैसे ये कोई एनिमे मूवी नहीं है क्योंकि ये एक सीरीज है, बट स्टिल ईच एपिसोड फील्स एज अ डिस्टिंक्ट वर्क, जहाँ पर ऐसा लगता है कि हर एपिसोड में एक नया प्रोटैगनिस्ट है और उसी के साथ हर एपिसोड में एक नया और डिफरेंट मूड है। इस एनिमे की स्टोरी टोक्यो में होने वाले वॉयलेंट अटैक्स एंड उससे होने वाले डिफरेंट इफेक्ट्स के ऊपर है जो कि सिटीजन्स के ऊपर होते हैं, मेनली फियर। अब इस एनिमे की स्टोरी बहुत ज्यादा अनयूजुअल वे में बताई जाती है और जो विजुअल डायरेक्शन है इस एनिमे का वो टिपिकल सातोशी कोन स्टाइल का है। और ये पूरी सीरीज ही ना तुम्हें अनईजीनेस फील कराती है, चाहे तुम इसके साउंड डिजाइन के बारे में बात कर लो या खासकर इसकी एंडिंग थीम के बारे में बात कर लो, वो डिस्कम्फर्ट तुम फील कर सकते हो इस सीरीज में, जिस वजह से ये एक इंटरेस्टिंग सीरीज है। बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेपरिका। अब इस मूवी की स्टोरी फॉलो करती है डॉक्टर आत्सुको को एंड हर ऑल्टर ईगो पेपरिका को, जहाँ पर वो और उसके कलीग्स एक न्यू डिवाइस पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है डीसी मिनी, जिसकी मदद से तुम एक्सेस कर सकते हो दूसरे के ड्रीम्स को। लेकिन उसका एक प्रोटोटाइप चोरी हो जाता है और अब उसकी मदद से बहुत से लोगों का ड्रीम मैनिपुलेट करा जा सकता है और उन लोगों को यही चीज रोकनी है। ये मूवी ड्रीम एंड रियलिटी के बीच की लाइन को बहुत ज्यादा ब्लर कर देती है, जिस वजह से कई सीक्वेंसेस में तो तुम्हें लगेगा यहाँ पे चल क्या रहा है, बट स्टिल वो सीक्वेंसेस सीन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। खासकर दैट परेड सीक्वेंस जो कि हमें क्लाइमेक्स में दिखाया जाता है, उस सीन में इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी भरी पड़ी थी। जो क्योस फील होता है ना उस सीन में, उस चीज को मैं
ब्रेक डाउन तो कर ही नहीं सकता हूँ। एंड जस्ट विद दैट सीन तुम्हें पता चल जाएगा कि सातोशी कॉन का विजुअल डायरेक्शन किस लेवल का था उस वक्त पर। और बस यही सीक्वेंस नहीं, पूरी मूवी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी से भरी पड़ी है। दैट्स वाई तुम्हें इस मूवी को जरूर चेकआउट करना चाहिए अगर तुमने नहीं करा है तो। अब इसके बाद भी मैं बहुत सारी मूवीज के बारे में बात करना चाहता हूँ, बट इन 2010 अनफॉर्चुनेटली सातोशी कॉन पास्ड अवे। और उस वक्त पर वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसका नाम था ड्रीम मशीन। वो अधूरा ही रह गया, बट स्टिल विद जस्ट 5 प्रोजेक्ट्स उनका इस कम्युनिटी में इतना बड़ा इम्पैक्ट है, जहाँ पर वो आइडेंटिटी, मेमोरी, कोइंसिडेंसेस, सोसाइटी एंड ड्रीम्स जैसी चीजों को अपनी इमेजिनेशन एंड विजुअल डायरेक्शन की मदद से इतना ज्यादा क्रिएटिव वे में हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जिसने डायरेक्शन स्टैंडर्ड्स को बहुत ज्यादा ऊपर सेट कर दिया था। एंड मे बी दैट्स व्हाई हिज वर्क स्टिल फील्स अलाइव।